मंदार गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत दुखी था। रामू को किसी ने बताया कि अपने दुखों की समाधान ढूंढने के लिए आचार्य जयसूर्या के पास जाए। आचार्य सभी दुखों का समाधान कर देते हैं, ये दिलासा दिलाया। रामू आचार्य के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रामू बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। रामू की मन में ये आशा थी कि आचार्य कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे ताकि वह दुखों से मुक्ति पा ले। रामू आचार्य के पास पहुंचता है और कहता है, आचार्य, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ। खेती तो मेरा जिंदगी है, मगर मैं जितना भी मेहनत करके खेती करूँ, हर साल बरसात समय पे ना होने की वजह से अच्छी फसल नहीं मिलती है। हर साल या तो अतिवृष्टि होती है या तो अनावृष्टि। पिछले साल भी मैंने बोया था, मगर मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया और इस बार अधिक वर्षा से मेरे फसल को नुकसान पहुंचा है और खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आचार्य रामू की पूरी बातें शांति से सुनते हैं। आचार्य, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मगर आर्थिक स्थिति हीन होने के कारण कभी कभी परेशान भी करती है। कभी मुझे लगता है कि उसके कारण मैं तंग आ गया हूँ। अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो ही मैं सुखी रहता, और इसकी वजह से मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। ऐसे रामू अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को आचार्य के सामने बोल देता है, मगर आचार्य उतनी ही शांतता से रामू की बातें सुन रहे थे। ऐसे ही रामू अपने कष्टों को बताते बताते चला गया। आखिरकार उसके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब सारी बातें बता चुका तो रामू चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि आचार्य क्या कहेंगे, मगर आचार्य ने कुछ नहीं बोला। तब रामू कहता है, मैं तो बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आप हमारे समस्या का समाधान नहीं कहेंगे? रामू को आचार्य कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। इस बात को सुन के रामू को आश्चर्य हुआ। तो रामू कहता है, ये क्या बात हुई आचार्य? मैं इस उम्मीद से आया था कि आप मेरे दुखों का कोई ना कोई समाधान बताएंगे। क्या इसलिए आप हमारे समस्याओं का समाधान नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? तब आचार्य उतनी ही शांतता से कहते हैं, नहीं, समस्या तो हर किसी के जीवन में है। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी अपने भी उसे पराये लगते हैं। इस जीवन चक्र से कोई भी निकल नहीं सकता। संसार के हर एक व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, यही वास्तव है। इन समस्याओं के लिए समाधान किसी के पास नहीं है। अगर तुम एक समस्या का समाधान ढूंढोगे तो उसके जगह दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिसे तुम बहुत चाहते हो, एक ना एक दिन आपको छोड़कर जाना ही है। ऐसे ही एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से मुक्त हो जाओगे, मगर समस्याएं वैसे के वैसे ही रहेंगे। 100 साल पहले भी समस्याएं थे और आज भी समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे थी वैसे ही रहेंगे। आचार्य की बात सुन के किसान को बहुत गुस्सा आया और वह कहा, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आप तो हमें निराश कर दिया। सब लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान बताते हो, लेकिन आपने तो हमारे कोई भी समस्या का समाधान ही नहीं बताया। कुछ साल पहले एक संत महात्मा ने हमारे यहाँ याग यज्ञ करवाया था। उससे मुझे थोड़ी शांति भी मन को मिली थी और सुख संपदा भी मिली थी, मगर आपने तो सीधा मना कर दिया। क्या उस यज्ञ से आपकी सारे समस्याएं समाप्त हो गई? आज देखो, उससे भी बड़ी समस्या में आप फंसे हो। तब दुखित होके किसान कहता है, तो आपका मतलब है मेरे दुखों का कोई अंत ही नहीं? अगर ऐसा है तो आपके इस तपस्या का क्या उपयोग? तब आचार्य कहते हैं, आपके रोजमर्रा समस्याओं का तो मैं हल नहीं दे सकता, मगर
आपके जीवन का सबसे बड़ी समस्या का हल मेरे पास है। इस बात को सुन के रामू अचंभित हो जाता है और रामू पूछता है कि वह समस्या क्या है जो उसको पता नहीं है। तब आचार्य कहते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, यही आपके दुख का कारण है। आप पहले ये मान लो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। इसलिए पहले अपने आसपास के लोगों की दुख समझो। दूसरों के दुख और समस्या को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दुख कितना कम है। आचार्य की बात सुन के रामू को यह पता चलता है कि कभी उसने इस तरीके से सोचा ही नहीं। तब वो आचार्य से कहता है, हाँ आचार्य, कम से कम मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में एकजुट होकर रहता हूँ। कई लोगों को घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को जोतने के लिए जमीन भी नहीं है। अपने दुखों को ही बड़ा मान के मैं ये सोचता था कि मैं जितना श्रम कर रहा हूँ उसका फल नहीं मिल रहा है, मगर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जितना है उसी में खुश रहना है और खुशी को ढूंढना है। रामू आचार्य को नमस्कार करके वहाँ से निकल पड़ता है और आगे की जिंदगी में जितनी अपनी ताकत है उतने से श्रम करके अपनी जिंदगी में खुश होने की कोशिश करता है। इसके अलावा अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखने की कोशिश में जुट जाता है। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे
इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी। और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ। और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई।